बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम, मैं हूं कैसर तनोली और आज हम लोग बात करेंगे वफाक में होने वाली अहम जो बाद गश्त है उसके हवाले से। एक तरफ तो कोरोना के वार जारी है और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई अहम तब्दीलियों के हवाले से बाद गश्त जारी है। क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको मुस्तकबिल में या आने वाले दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई बेहतरी लाने के हवाले से हुकूमत जो कह रही है कि वो कोई इकदामात उठाने जा रही है। उसमें सबसे पहले सर फहरिस्त हम लोग बात करें कि नैब कवानीन में तब्दीलियों के हवाले से बातचीत हो रही है कि नैब का जो कानून है इसको हमने माजी में देखा कि तमाम तर सियासी जमातों ने कहा कि ये काला कानून है, इसमें तब्दीलियाँ जो हैं वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें 18वीं तरमीम में एक दफ़ा फिर तरमीम के ऊपर बहस जारी है कि 18वीं तरमीम के अंदर एक दफ़ा फिर जो है कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो नागुज़ीर हैं, वो होनी चाहिए। वो भी हम लोग आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तब्दीली सरकार में फिर से जो तब्दीलियाँ हैं वो भी देखने में सामने आई हैं। तो ये सारी जो इंतहाई अहम तब्दीलियाँ हैं इस हवाले से आज हमारे प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन होगी, हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं आपको बताता चाहूँ कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के अंदर शहजाद अनवर भट्टी, साबिक DG नैब हैं, बजरिया DSNG हमारे साथ ये हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ दिगत औरगज़ई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर हैं प्रोविंशियल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे हमारे साथ मौजूद होंगी। उसके साथ साथ सेनेटर परवेज़ रशीद सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, ये भी बजरिया टेलीफोन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के अंदर। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ये जो तब्दीलियाँ हैं इस हवाले से एक तरफ बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी है। हमने देखा कि 2 रोज़ पहले मौलाना फजल रहमान जो हैं JUIFA के सरबराह, उन्होंने बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं जो उनके कायदीन हैं उनसे रब्ता किया और काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई, ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से। और ये भी इतलात हैं कि हुकूमत ने कुछ मोम किया बाकी सियासी जमातों को। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हर सियासी जमात ने नैब कवानीन में तब्दीलियों के हवाले से बातचीत की है, माजी में भी की है, मौजूदा हालात में भी उनकी तरफ से बैक डोर अगर हम लोग कहें तो राब्ते हुकूमत की तरफ से होते रहे। और ये ख़बरें सुनने को आती रही कि हर कोई यही चाहता है कि इसमें तब्दीलियाँ हों, लेकिन अब ये तब्दीलियाँ कितनी जल्दी होने जा रही हैं। अगर आज हम लोग बात करें शहजाद अकबर साहब की, जो कि मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा जी कि मुसवदा अभी बनने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ वीक्स जो हैं वो हमें दरकार हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज कुछ मुसवदे के हवाले से कुछ चीज़ें सामने भी आई जिनकी उन्होंने तरदीद की। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और 18वीं तरमीम जो है सूबों का जो ख़ुद मुख्तारी है उस हवाले से तमाम तर सूबे जो हैं, अगर हम लोग सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की या बलूचिस्तान की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो इसके ऊपर बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है कि वो किसी भी सूरत इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं चाहते। अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से हुकूमत जो है या हुकूमती जो सीनियर रहनुमा हैं वो अपोजिशन के साथ बैठ के इस मसले को हल करेंगे। और दूसरी जो बात मैंने आपसे की थी कि तब्दीली सरकार में जो तब्दीलियों का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। तकरीबन 2 साल होने को हैं इस हुकूमत को बने हुए, और इस 2 सालों के अंदर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हमें तब्दीलियाँ नज़र आई। और ख़ास तौर पे अगर हम लोग बात करें वज़ारत इत्तलात के हवाले से, ये तीसरी दफ़ा जो है कलमदान जो है उसको चेंज किया गया। ये इतना ज़रूरी क्यों है, ये इसमें इतनी तब्दीलियाँ इतने शॉर्ट टाइम के अंदर बार बार क्यों की जा रही हैं, इस हवाले से डिस्कशन होगी। और हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम से हमारे डेस्क पर मौजूद हैं, हमारे रिसर्च कॉर्नर से हमारे न्यूज़ डेस्क से रज़ा अब्बास, उनसे भी जानेंगे कि उनके पास रिसर्च कॉर्नर में क्या है, उनको भी अपने साथ लिंक करेंगे। रज़ा अब्बास, आपको खुशामदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया कैसर, और बिल्कुल अपने नाज़रीन को भी माह रमज़ान मुबारक की भी हम मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ साथ आज के जो प्रोग्राम में जो ख़ासकर बिलखसूस अगर बात की जाए मुल्की सियासत के हवाले से, जो एक ख़ास किस्म की जो हलचल एक चल रही है जहाँ पर कोरोना वायरस है, वहाँ पर 3 बातों ने मुल्की सियासत को एक बार फिर किसी और मौजू पर ला खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर जो सर फहरिस्त है 18वीं तरमीम होगी। नैब के हवाले से जो कानून बनाए जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस मुसविदा उसका जो तैयार किया जा रहा है उस हवाले से। और इसके साथ साथ जो तीसरी और अहम बात यह है कि जो तब्दीलियाँ हुई हैं इस हुकूमत में और वज़ीर इत्तलात के हवाले से अगर जो बात की जा रही है उन हवालों से, तो सबसे पहले एक एक करके अगर बात की जाए तो नैब के मुसविदे के हवाले से अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर आज हमने देखा कि जो मुसविदा लोगों तक पहुँचाया गया उसके अंदर जो तमाम तर जो नुकात थे, जो शिकें थीं, वो बड़ी अहम थीं। और इस हवाले से अगर बात की जाए हुकूमत ने तो इसकी तरदीद की है। जो मामून ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उन्होंने इसकी तरदीद की है और वज़ारत क़ानून ने ख़ुद भी इसकी तरदीद की है। गो कि उन्होंने कहा है कि अभी कुछ हफ्ते दरकार होंगे इसको अमली शक्ल देने के लिए, और ये बज़ाहिर ये नहीं होगा
जो सोशल मीडिया के अंदर है, यकीनी तौर पर ये मीनो चीज़ जो है, कवानीन जो है वो नहीं होंगे। लेकिन इनमें आप कैसे ये बात अहम ये देखिएगा कि जो मुसव्वदे के अंदर जो बात की गई है कि 30 दिन के अंदर फैसला होगा, चाहे कोई भी केस हो। तो अपोजिशन का सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो यही था। और आम भी अगर बिलखसूस एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से देखा जाए या एक तज्जियाती तौर पर अगर चीज़ को देखा जाए तो नैब बिला ज़रूरत गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को तफ्तीशी मरहले पर ही गिरफ़्तार कर लेती थी। और उसकी मुद्दत हमने देखा कि राना सनाउल्लाह कितना अरसा कैद रहे, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात की जाए तो फवाद हसन फवाद कितना अरसा कैद रहे। तो ये एक अहम बात है, अच्छी बात है। अगर ये मुसव्वदे के अंदर चीज़ पास हो जाती है, इसको हुकूमत भी मंजूर कर लेती है कि 30 दिन के अंदर अंदर नैब जो है वो पाबंद होगा इसका फैसला सुनाने के हवाले से, तो ये तो एक अहम बात होगी। और अगर 18वीं तरमीम की अगर बात करें, बाकी भी इसके अंदर नुकात हैं नैब के मुसव्वदे के हवाले से, वो यकीनी तौर पर आप इसके ऊपर तफसीली बहस जो है अपने मेहमानों के साथ करेंगे। 18वीं तरमीम के हवाले से अगर बात की जाए तो बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी के दौर में तमाम अपोजिशन जमातों की जो है वो एक यकजहती के तौर पर उन तमाम को, उस वक्त के जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने इस मरहले को जो इस 18वीं तरमीम है इसको पास करवाया पार्लियामेंट के अंदर से। और इसके अंदर बिल्कुल जो था कि तमाम सूबों को जो इख्तियारात जो हैं वो दिए गए थे। लेकिन अब इसके अंदर क्या तब्दीली है, कौन कौन सी बातें हैं, तो इनके अंदर जो वफाक की जानिब से अभी तक यही देखा जा रहा है कि जो हमने देखा जो वफाकी वज़ीर हैं मनसूबाबंदी असद उमर हैं, उनकी तरफ से बयान एक सामने आया कि उन्होंने कहा जी 18वीं तरमीम के हवाले से हम इसमें तरमीम करने जा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जमातें फ़िलहाल इस हवाले से ये कह रही हैं कि हमसे हुकूमत का कोई राबता नहीं है, जबकि हुकूमत कह रही है कि हम अपोजिशन के साथ राबते में हैं। लेकिन कौन कौन सी तरमीम के ऊपर हुकूमत जो है वो ज़्यादा ज़ोर दे रही है? एक तो ये है कि जो सूबों के पास जो इख्तियारात हैं उनका जो जितना भी हासिल होता है, रेवेन्यू हासिल होता है, वो ये कह रहे हैं कि कम किया जाए। वफाक के पास चूँकि एक 42 या 48% है, तो वो ज़्यादा वफाक को कह रहे हैं कि वफाक के हवाले से जो है उसको ज़्यादा दिया जाए। और बिलखसूस तालीमी हवाले से चौधरी बरादरान का भी बयान सामने आया कि जो तरमीम है 18वीं तरमीम, इस हवाले से ये चीज़ है कि तालीम का जो एक निसाब है वो बड़ी रुकावट है, वही होना चाहिए जो वफाक चाहे तमाम सूबों के अंदर करवा सकता है। और इसके साथ साथ यकीनी तौर पर जो तब्दीलियाँ हैं हमें देखेंगे, तब्दीली फिरदौस आशिक अवान को घर भेज दिया गया और उनकी जगह जो वज़ीर हैं वफाकी वज़ीर जो शिबली फराज है उनको लगा दिया गया। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के जो मामून ख़ुसूसी हैं उन्हें आसिम सलीम बाजवा को लगाया गया, जो कि हकीकत हुकूमत की जानिब से खुशाइन करार दिया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, बिलखसूस शिबली फराज के हवाले से। जी क्या सर? जी रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने कुछ चीज़ों को सामने रखा। ये वही चीज़ें हैं जिसके हवाले से मैंने बात की कि तब्दीलियाँ हमें देखने में आ रही हैं फेडरल कैपिटल के अंदर, जहाँ पर एक तरफ कोरोना के वार जारी हैं, दूसरी जानिब हम लोग देखते हैं कि हुकूमत के अंदर हुकूमती जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरह से जिक्र किया रज़ा की जानिब से भी कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की तरफ से कुछ बयानात सामने आए कि 18वीं तरमीम में कुछ रद्दबदल किया जा सकता है या हो सकता है। अब ये वो तमाम तर शुकूक व शुबहात हैं जिसके ऊपर अपोजिशन के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हैं, उनके अंदर भी एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अब हुकूमत क्या करने जा रही है। और दूसरी जानिब जैसे हमने जिक्र किया कि नैब कवानीन के हवाले से आज से पहले तक भी जब से हमने देखा कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती रही कि नैब के जो कवानीन हैं ये काला कानून है, इसके अंदर तब्दीलियाँ जो हैं वो नागुज़ीर हैं, ये होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत मुकम्मल की और इसमें किसी भी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। फिर 13 से 18 में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हैं उनकी हुकूमत बनी और उस वक्त भी ये बातें सुनाई दी कि कानून को तब्दील किया जाए, नैब कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ लानी ज़रूरी हैं, लेकिन तब भी ये अमल ना हो सका। लेकिन जब से अभी हम लोग देख रहे हैं पिछले तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली, अपोजिशन की अगर हम लोग अगर बात करें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है या हमारी मौजूदा हुक्मरान जमात, इनके जो लोग हैं ये नैब के रिडार पर रहे और नैब के मुख्तलिफ रेफरेंस के ज़रिए इनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात चल भी रही हैं, मुख्तलिफ केसेस भी फ़ाइल किए गए, मुख्तलिफ रेफरेंस फ़ाइल भी किए गए। बहुत सारी जो केसेस हैं वो इस वक्त उन कोर्ट्स में हैं, वो चल रहे हैं, उनके ऊपर बातचीत हो रही है। और अब जाके बैकडोर राब्तों की जगह अगर हम लोग बात करें बाकी जमातों के साथ, बाकी लीडरान के साथ, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, हमारे ज़रा ये कहते हैं कि ये राब्ते हुकूमती सतह पर कायम हैं, ये राब्ते हो रहे हैं। अगर ये कोरोना वायरस की वबा ना आती
तो ये चीज़ें बहुत जल्दी या बहुत पहले तय हो जाती। लेकिन अब भी जो हमारे अपोजिशन के जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि राब्ते हुकूमत के साथ हैं और हर कोई यही चाहता है कि इस कानून के अंदर तब्दीली लाई जाए। ये तब्दीली क्यों इतनी ज़रूरी है और इस तब्दीली से क्या इस मुल्क को फ़ायदा होगा या कुछ मखसूस लोगों को, इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अनवर भट्टी, साबिक DG नैब हैं वज़ीर DSNG, इनसे बात करते हैं। शहजाद अनवर भट्टी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद अनवर भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, नैब कवानीन के अंदर तब्दीली की एक दफ़ा फिर बादगश्त है, कितनी ज़रूरी है नैब कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ, पहले तो ये बताइएगा। देखिए, दो चीज़ें बहुत डिफरेंट डायरेक्शन की हैं। एक तो ये है कि क्या जो मुसव्वदा मीडिया पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बात हो रही है और उसकी तरदीद कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब भी कि जी ये असल मुसव्वदा नहीं है। और दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया है कि क्या चेंजेस आने चाहिए और क्या चेंजेस आने चाहिए, मैं एक नैब का एक्स एम्प्लॉई होने के नाते से और 15 साल नैब में गुजारने के नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। एक सर्टेन पीरियड के बाद कानून के अंदर कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कि उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं वक्त के साथ साथ, लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट के लिए अब जो मुसव्वदा फ्लोट हुआ है इस वक्त, अगर तो ये 50% भी यही लागू कर दिया जाता है तो समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, जो उसका नैरेटिव था, वो खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद अनवर भट्टी साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो मुसव्वदा इस वक्त गर्दिश कर रहा है ये 100% नहीं, लेकिन इसमें से 60% या 70% यही मुसव्वदा है जो कल मंजूरी के लिए जाएगा। तो ये इसका फिर अगर ये चीज़ हो जाती है, जी आपको आवाज आ रही मेरी? जी आप बात करें सर। अच्छा, तो मैं यही कह रहा हूं कि जी अगर ये आप तो 60-70% की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं 50%। अगर 50% भी ऐसी क्लॉजेस को चेंज किया गया है, इस तरीके से उसको क्रिपल किया गया है नैब को इसके अंदर, मैं तो ये देखता हूं कि नैब का जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो इसी नैब ने उस वक्त पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टरों के खिलाफ केसेस बनाए। जब नून लीग का दौर था तो नून लीग के 2 प्राइम मिनिस्टरों के खिलाफ नैब ने केसेस बनाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग के लोगों के खिलाफ नहीं बना, विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज्यादा केसेस नहीं भरे, विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। लेकिन सर नैब के ऊपर, नैब कवानीन के ऊपर तनकीद तो डेफिनेट से हो रही है कि ये काला कानून है, इस कानून के अंदर तब्दीलियां लानी चाहिए और होनी चाहिए, हर कोई ये बात कर रहा है। देखिए, जो चीज जो तब्दीलियां आनी चाहिए थी उनका तो जिक्र ही कहीं नहीं है। सबसे पहले कि चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है उसके तरीकाकार को सही करना चाहिए, क्योंकि वही तरीका जिसके ऊपर अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस आपस में मिल जाएं, क्योंकि अगर उनको ये नजर आए कि उनके मफादात इफेक्ट होंगे तो वो अपनी मर्जी का चेयरमैन लगा दें, तो फिर नैब क्या कर सकेगी? कुछ भी नहीं कर सकेगी। और ये पॉलिटिकल विल अगर नहीं होगी प्रेजेंट गवर्नमेंट में तो ये एहतसाब जो है ये जाता रहेगा। असल अमेंडमेंट थी कि आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देते हैं नैब को, आप उसके अरेस्ट के जो वारंट इशू करने की चेयरमैन की है उसकी डिस्क्रिप्शन को सही करते कि कब करना है। ये नहीं कि किसी को इंक्वायरी स्टेज पे, किसी को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे किसी को अरेस्ट ही ना किया जाए। देखिए, इस वक्त पब्लिक परसेप्शन ये बनी हुई है कि शायद इस गवर्नमेंट के, करंट गवर्नमेंट के अपने बंदों की शायद बारी आने वाली थी, तो इसलिए ये अमेंडमेंट आ रही है। मैं समझता हूं शहजाद अकबर साहब खुद नैब में रहे हैं और बड़े समझदार हैं, जानते हैं कि एहतसाब कैसे होता है। अगर यही अमेंडमेंट उन्होंने भी रिकमेंड की हैं तो फिर समझिए नैब किसी भी पिछले एंटी करप्शन अदारे से भी कमजोर तरीन हो जाएगा और एहतसाब का वजूद इस मुल्क से जाता रहेगा।
आपको लगता है कि अगर ये मुसवदा जिसका हमने अभी जिक्र किया 50% भी मान लेते हैं कि अगर ये मुसवदा मंजूर हो जाता है या सामने आ जाता है तो नैब का किरदार ज़ीरो हो जाएगा, नैब का जो काम है वो ज़ीरो हो जाएगा, चेयरमैन नैब के इख्तियारात बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। देखिए, मैं 2-3 मोटी मोटी बातें करता हूं। इस मुसवदे में यह कहा गया है कि नैब 1 बिलियन से ऊपर का केस करेगी। आप एक नया शोशा छोड़ रहे हैं हाँ, कि 1 बिलियन कौन डिसाइड करेगा? जब तक नैब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा केस बिलियन का था या 1 रुपया कम था? यानी आप इजाजत दे रहे हैं कि 1 रुपया 1 बिलियन से कम तक की करप्शन जो है वो होती रहे। अब ये एक कंट्रोवर्सी जनरेट कर देगा। यानी नैब का चेयरमैन अगर किसी को छोड़ना चाहता है तो वो कह दे कि ये बिलियन से कम का था, और किसी को पकड़ना चाहता है तो कह दे कि जी ये तो बिलियन से ज्यादा का केस है। तो ये आपने एक नया शोशा छोड़ दिया। आपने अरेस्ट वारंट की जो थी पार चेयरमैन के पास, वो आपने उससे ले ली। अब बंदा अरेस्ट नहीं होगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा, ना कोई इंफॉर्मेशन आ सकेगी। अगर देखिए आज किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर के खिलाफ या किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ या किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ केस बनाने के लिए नैब का इन्वेस्टिगेटर जाएगा, उसको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो पार में मौजूद होगा। और बहुत बड़ी बात एक कही गई है कि जी अगर इवन वो कन्विक्ट भी हो जाता है तो उसको फौरी तौर पर हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसकी अपीलों का जो पूरा सिलसिला है वो खत्म नहीं हो जाता, यानी फाइनलिटी नहीं गेन कर लेता। जबकि पहले ये होता था कि एहतसाब अदालत जैसे ही उसको कन्विक्ट करार देती थी तो उसको ओहदे से हटा दिया जाता था, लेकिन अब ये होगा कि वो ओहदे पे बरकरार रहेगा। तो मुझे बताइए, वो विटनेसों को भी खराब करेगा, वो जितनी भट्टी साहब 3-3 महीने तक जेर हिरासत रखना किसी को जिसके हवाले से तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, कोई चीज साबित नहीं होती, 3-3 महीने अपने पास रखना, ये भी तो कोई इंसाफ नहीं है ना। मैं कहता हूं जी तो इन चीजों को ठीक करें ना। जो आप, मैं यही तो कह रहा था कि चेयरमैन की डिस्क्रेशन जो अरेस्ट करने की है उसको एसओपी पे मत छोड़ें, उसको कानून में लगा दें कि जी किस टाइम पे आप अरेस्ट कर सकते हैं, बस सबके लिए यकसा हो। ये नहीं कि अभी देखिए लोग बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई शख्स भी जो है जिनके खिलाफ केसेस नैब के अंदर मौजूद हैं, खुद नैब चेयरमैन ने टीवी चैनल्स पे आके बात की, तो उनको तो अरेस्ट नहीं किया जा रहा और उन कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जा रहा है जबकि अभी उनके केसेस जो हैं वो फाइल भी नहीं हुए और इंक्वायरी स्टेज पे हैं या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं और डिले हो जाता है उनका रेफरेंस। तो ये चीजें ठीक करने वाली थी, ना कि आप क्रिपल कर दें। आप सेक्शन 12 आपने खत्म कर दी, आपने सेक्शन 14 खत्म कर दी, अब आप फ्रीज ही नहीं कर सकते किसी के एसेट को और आपको जाना पड़ेगा कोर्ट के पास। पहले ये होता था चेयरमैन फौरन देखता था कि अगर किसी के एसेट ट्रेस हो गए हैं तो उसको फौरन फ्रीज कर देता था, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से बहरहाल इजाजत लेनी होती थी। अब चेयरमैन फ्रीज नहीं कर सकता, आप कोर्ट के पास जाते हैं, आगे हफ्ता त्वार है, वो बंदा बेच के चीजें परे हो जाता है। कोर्ट में यह कहा गया है कि कोर्ट पहले उसको हियरिंग देगा, उससे बुला के पूछेगा। कोई एकदम से इतना जल्दी से सारी चीज़ें बेच बचा के निकल जाए, जो मुल्ज़िम है उसके पास भी अपने दिफा का होना चाहिए। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनसे बात करते हैं। सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे सर। परवेज़ रशीद साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, मेरी आवाज़ आपकी आ रही है। अच्छा परवेज़ रशीद साहब, सबसे पहले आपको वेलकम सर। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, नैब कवानीन में तब्दीलियों के हवाले से बातचीत चल रही है और हर सियासी जमात ने, हर अपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं की अगर हम लोग बात करें तो यही बात की कि मुशर्रफ का ये काला कानून था जो कि इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया हमेशा, और हर बंदे ने इसके मुखालिफ बात की। अब आपको लगता है कि तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, ये जो तब्दीलियाँ हैं ये ठीक सिमत में जा रही है हुकूमत ये सब कुछ करने? देखिए, अभी तक तो हुकूमत की तरफ से कोई मुसवदा सामने नहीं आया। कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर के जो मुशीर हैं बराए एहतसाब, उन्होंने कहा जी कि ये चीज़ फाइनल नहीं है, लेकिन यही इसी में से कुछ ना कुछ निकल के आया क्या सामने? मैंने अफसोस किया कि हुकूमत की तरफ से कोई मुसवदा अभी तक सामने नहीं आया और नैब के वो कवानीन मुशर्रफ साहब ने इंतकाम देने के लिए बनाए थे, उनका एक इस्तेमाल तो मुशर्रफ साहब ने किया, लेकिन अगर दोनों का हुजूम देखा जाए
तो शायद इमरान खान साहब ने इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया। मुशर्रफ साहब ने एक मुख्तसर से अरसे के लिए उसको इस्तेमाल किया और पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ के उनमें से काफ लीग को जन्म लिया गया और फिर उसके बाद उन्होंने नैब के उन कवानीन को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। इमरान खान साहब तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है नैब के इन कवानीन को इस्तेमाल करने के, बल्कि जो 2018 का इंतखाब हुआ वो सारा एक ऐसी फजा में हुआ जिसमें पहले मीडिया ट्रायल के जरिए इल्जाम लगाए गए, नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिलाया गया, पार्टी की सदारत उनसे छीन गई और फिर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया। इंतखाबात से चंद रोज पहले हमारे कुछ उम्मीदवारों को जिनकी जीत यकीनी थी उनको गिरफ्तार किया गया नैब कवानीन के तहत भी, और बाद में फिर वो हाई कोर्ट से जमानतों पर रहा हुए, लेकिन इंतखाब का जमाना गुजर चुका हुआ था और वो इंतखाबी दौर से बाहर हो चुके हुए थे। शायद खाकाना वापसी, बहुत सारे सादफी के साथ जो कुछ किया गया, तो एक फजा बनाने में जिस फजा के जरिए सियासत पे असरअंदाज हुआ जा सकता है, इन कवानीन को इस्तेमाल किया और इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी तो खुद इमरान खान साहब हैं। उनसे ये तवक्को करना कि वो कवानीन को कोई मनसूफाना शक्ल देंगे, आज भी अभी मीडिया के एक हाउस के इतने बड़े सहाफत का नाम जो है उनको 50वां दिन गिरफ्तार किया गया, अभी तक कोई मुकदमा नहीं है, नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया हुआ और मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। और उनके बारे में खान साहब ही कहते होते थे, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कराऊंगा। तो ये उनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नैब इस्तेमाल हुई है। अब अगर कुछ वो तरमीम करते हैं तो देखना होगा कि क्या वो तरमीम। सर, आपके जमात के कुछ लोगों के साथ हुकूमती रहनुमाओं के राब्ते हैं, आप लोगों से कोई मुशावरत हुई है इस हवाले से? मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात पर मुकम्मल कर दूँ मैं फिर आपके सवाल का जवाब भी दूंगा कि देखना ये है कि क्या वाकई ही एहतसाब को मुनसफाना और शफाफ बनाया जाना है इन कवानीन के तहत, या अपने सियासी मुखालफिन से जो इंतकाम लेना था उसको अब ले लिया गया है और अब अपनी बारी को आता देख के उन कवानीन को खत्म करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है। तो ये दोनों इनका मौजूद है कि अपने खौफ से तो कहीं इनको टालने की कोशिश नहीं की जा रही। जहां तक राब्ते का कर लेके तो आज से 2 माह पहले तक बिल्कुल राब्ता था, उनकी तरफ से कुछ मसवदे हमारी जमात को मसूल हुए थे, हमारी जमात ने अपनी कुछ राय भी उनको दी थी, लेकिन 2 माह पहले की बात है, उसके बाद कोई राब्ता तक नहीं हुआ है। अच्छा, अभी आपने कहा जी कि हुकूमत ने अपोजिशन से इंतकामी कार्रवाइयाँ की, इंतकाम लिया और जब अपनी बारी उन्होंने करीब देखी और उन्होंने कोई मसवदा तैयार करने या कानून में तब्दीलियों की बात शुरू कर दी है, तो अगर ये तब्दीलियों का अगर हम लोग जिक्र करें, ये मसवदा या कोई भी मसवदा सामने आता है तो वो अपोजिशन की मर्ज़ी के बगैर जो है वो पास नहीं हो सकता, वो उसकी मंजूरी नहीं हो सकती। तो अपोजिशन भी तो चाहती है ना कि ये सारे मामला हल हो जाएँ। बिल्कुल, हम जरूर चाहेंगे कि ऐसा माना और शफाफ कानून तो जरूर बने कि इंतकाम के लिए उन्हें इस्तेमाल न किया जा सके, और जो ये नैब के चेयरमैन को किसी को भी किसी वक्त भी गिरफ्तार करने का जो हक हासिल है वो हमारे तजर्बे और मुशाहिदे में अब आया है और पूरा पाकिस्तान उसका गवाह है कि गिरफ्तारियां जितनी की गई उनमें से किसी एक गिरफ्तारी को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सका अदालत में जाके, और बेगुनाह लोग साल साल 1.5 साल जेलों में गुजारने के बाद अदालतों के जरिए आज़ादी हासिल करते रहे। तो एक और 100% किसी एक मुकदमे में भी आप शुरू हो जाएं, इंजीनियर कमरुल इस्लाम जिन्हें इलेक्शन से चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया था और आखिरी गिरफ्तारी तक आ गई है जो शायद खाकाना वासी और मुफ्ता इस्माइल साहब की गई थी और फिर एहसन इकबाल साहब की गई थी, और इस दौरान जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं
जिनमें हमजा है, शबाज साहब हैं, खाकान साहब हैं, ख्वाजा साहब रफीक हैं, उनके भाई हैं, और बल्कि अभी एक हमारे एम थे जिन्हें पार्किंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर गिरफ्तार किया गया था, हाफिज नुमान साहब, उनका मुकदमा ही अदालत ने खत्म कर दिया। अदालत ने कहा ये मुकदमा ही नहीं बनता। उन बेचारों को भी 6 महीने जेल में रखा। फिर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर थे जिन्हें जेलों में रखा गया। फिर ऑफिसर्स हैं जैसे आप चीमा साहब हैं, फवाद हसन फवाद साहब थे, सबको अदालतों से रिहाई मिली। तो ये उनका गिरफ्तारी का जो हक है नैब के चेयरमैन का, सबसे पहले तो इसको खत्म होना चाहिए। ना सिर्फ इसको खत्म होना चाहिए बल्कि कोई ऐसी क्लास भी साथ में होनी चाहिए कि अगर नैब किसी पर मुकदमा साबित ना कर सके तो फिर नैब को सजा मिलनी चाहिए। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परवेज रशीद साहब, आपने कहा जी बकौल आपके कि अपोजिशन के लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया गया। अगर हुकूमत कोई एक मुनासिब मुसवदा पेश करती है, अपोजिशन पुरानी सारे गिले शिकवे भुला के हुकूमत के साथ हाथ मिला के इस मुसवदे को कबूल करेगी? हुकूमत के साथ हाथ मिलाना इसको नहीं कहते। कानून साजी करना जो है वो पार्लियामेंट का फर्ज है। हमारा फर्ज है कि हमने कानून साजी करनी है। लिहाजा कोई भी ऐसा कानून जो कि मुनसफाना होता है, शफाफ होता है, गैर जानिबदार होता है, जिसकी मुल्क और कौम को जरूरत होती है, वो जरूर हमें पास करना चाहिए। और हम इससे पहले भी हमने ऐसे कानून पास किए। इसमें हुकूमत का साथ देना या हाथ मिलाना शामिल नहीं है। ये पार्लियामेंट अपना जो फर्ज आयद होता है उसको पूरा करती है। अच्छा सर, मैं एक और अहम तब्दीलियाँ हुई वफाकी कैबिनेट की अगर हम बात करें, वजारत इत्तलात के हवाले से बताएं। आपका भी बड़ा तजर्बा है, आप भी वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे हैं। तो ये 2 साल के अंदर तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तीसरी शख्सियत जो हम लोग देख रहे हैं कि वो लाई गई है कि वजारत इत्तलात को चलाया जा सके। कितना को मुश्किल है वजारत इत्तलात को चलाना? क्या हुकूमत जो है वो चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही? क्या असल मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में? ये ऐसी है कि अगर मैं कोको कोला की बोतल में काला पानी डाल के बेचने की कोशिश करूं और लोग कोको कोला पीना छोड़ दें तो मैं समझूं कि ये एडवर्टाइजर का कसूर है और एडवर्टाइजर बदल दूंगा तो शायद लोग मेरा पानी जो है पीना शुरू कर देंगे। तो उन्हें चाहिए अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करें। अगर वो खालिस पानी देंगे, अच्छा पानी देंगे तो लोग बगैर एडवर्टाइजमेंट के भी उसको पी लेंगे। लेकिन अगर वो गंदा पानी बोतल में भर के और उस पर कोई खूबसूरत नाम का लेबल लगा के बेचने की कोशिश करेंगे तो उसे ना पहले वाले बेच सकेंगे, ना जवाब आए और ना बेचारे वो बेच सकेंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर के मावन ख़ुसूसी व इत्तलात अभी मुकर्रर हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट की जो प्रोडक्ट है सही तरीके से इसको जो है वो उसको इसकी तशहीर कर सकेंगे, सही बेहतर अंदाज में आगे लेके जाएंगे? मैंने आपसे अर्ज किया कि गवर्नमेंट की प्रोडक्ट कौन सी है जिसको बेहतर आगे ले जाएंगे। क्या हुकूमत ने लोगों को रोजगार दे दिया है, महंगाई खत्म कर दी है, मुल्क में सरमायाकारी बढ़ गई है, खुशहाली आ गई है मुल्क में, बीमारी खत्म करने में कोई बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दे लिए? अभी तक तो कोई ऐसी चीज है नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि बकौल आपके ये भी कोई ज्यादा कारआमद साबित नहीं होंगे। जी, अगर मैं भी हूँ तो मैं भी कारआमद साबित। परवेज रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने वक्त दिया सर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद, सेनेटर परवेज रशीद हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा फिर बढ़ेंगे, शहजाद अनवर भट्टी साहब साबिक DG नैब हमारे साथ वज़ीर DSNG मौजूद हैं। शहजाद अनवर भट्टी साहब, आपने परवेज रशीद साहब की गुफ्तगू भी सुनी कि अगर कोई चीज़ मुल्क की और कौम के लिए लाई गई, सामने कोई मुनासिब मुसवदा आया तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लोग कानून साजी करें और इस मुल्क और कौम की बेहतरी चाहते हैं। ये मुल्क और कौम की बेहतरी होगी कि मखसूस कुछ लोग जो हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं या फंसने जा रहे हैं, ये सिर्फ उनकी बेहतरी के लिए सारा प्लान जो है वो सामने आ रहा है? देखिए, मैं नहीं कहता, ये इस वक्त पूरे मुल्क में परसेप्शन आज पिछले 3-4 दिन से यही बनी हुई है कि शायद ये सब आपस में मिल बैठे हैं और एक दूसरे के मफादात को सामने रख के एक नया मसवदा लेके आ रहे हैं।
मुझे बताइए, यही कानून था जिसको असफंद वली केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छी तरह खंगाला, हर सेक्शन को देखा, और जो चीज ड्रैकोनियन थी जिसके मुतालिक उस वक्त कहा गया था उसको उन्होंने सीधा किया, ठीक किया, रिमांड को ठीक किया। उन्होंने जो जमानत होने का मसला था उसको हल किया। उन्होंने कहा जी 30 दिन के अंदर अंदर केस जो है हल होगा। अब अगर ये गवर्नमेंट चाहती थी कि ये ठीक हो, एहतसाब फैसले ठीक टाइम पे हों, तो इनको कोर्ट बढ़ाने चाहिए थे। 1250 केसेस हैं, 25 कोर्ट हैं माफ कीजिएगा, एक कोर्ट के पास 50 से ज्यादा केसेस हैं। अगर सारे केसेस को डेली बेसिस पे एक कोर्ट सुनना शुरू करे तो हर केस के लिए मुश्किल से 9 मिनट आते हैं। 9 मिनट में तो वो कॉल भी नहीं होगा, केस तो 9 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो ये नामुमकिन सी बात है। कोर्टों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है जिसकी वजह से केस डिले होते हैं। नैब का कसूर नहीं है, नैब का काम है रेफरेंस फाइल करना अदालत के अंदर जब उसका रेफरेंस तैयार हो जाता है। अब कोर्ट बेचारा फंसा हुआ है कि टोटल 25 कोर्ट है मुल्क के अंदर, अगर उनमें से कोई 2-4 जज छुट्टी चले जाए तो और भी कम हो जाते हैं। तो एक तरफ तो ये बात आप देखिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि किसको फायदा होना है? ये कौन सा काले कानून की बात कर रहे हैं? करप्ट लोगों के लिए ये कानून बना हुआ है, आम आदमी के लिए नहीं है, ये करप्ट लोगों के लिए है। तो वही लोग इसको काला कानून कहते हैं। भाई उनके लिए ये करोना साबित हो रहा है कि ये कोविड-19 है, इसको खत्म करो। उधर कोरोना की बात हो रही है, इधर नैब के कानून की बात हो रही है। इस वक्त जल्दी क्यों है? लोगों की ये परसेप्शन है कि शायद करंट गवर्नमेंट के भी कुछ लोग जो हैं ये चीनी वाले केस में, कोई आईपीपी केस में, कोई पेट्रोल के केस में, कुछ तरह की चीजों में नाम आ रहे हैं, तो इसलिए अब सारे मिल बैठेंगे और ये नैब को खत्म करने की एक शहजाद अनवर भट्टी साहब, आपने भी 15 साल इस इदारे को दिए हैं, 15 साल इस इदारे के साथ काम किया है। 15 सालों में नैब अपनी रेपुटेशन क्यों नहीं बेहतर कर सका? कोई इंप्रेसिव अगर हम लोग बात करें कारकर्दगी की, क्यों नहीं सामने आ सकी कि लोग, आम लोग भी जो है ना इस इदारे से मुतमईन नजर आते, या बाकी लोग भी इसके ऊपर उस तरह से ट्रस्ट करते जिस तरह से उनको करना चाहिए था? बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। आज से 2 महीने पहले तक यही मीडिया, यही प्रिंट मीडिया, यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नैब की वाह वाह करते थे, क्योंकि जब नैब ने फलां को पकड़ लिया, नैब अब ये कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट हासिल कुछ नहीं हुआ ना शहजाद अनवर भट्टी साहब, हासिल कुछ नहीं हुआ। इसलिए नैब बहुत अच्छी थी, हासिल कुछ नहीं हुआ। देखिए हासिल क्यों नहीं हो रहा? पॉलिटिकल विल नहीं है ना, हासिल कैसे होगा? एक इदारा काम कर रहा है, पॉलिटिकल विल इसमें किधर आ गई सर? नहीं सकते उनको। एक आजाद इदारा है, वो काम करे, अपना कर रहा है, जिस तरह से चेयरमैन नैब कहते हैं कि बात हमारे मुझे ऊपर बताइए, प्रेशर नहीं है। मैंने वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन उनके पास चीजें क्या हैं? उन्होंने जब रेफरेंस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में एक हेयरिंग के बाद दूसरी हेयरिंग 3 महीने के बाद आती है और बंदे बीमार होकर बाहर चले जाते हैं, तो कोर्ट ने क्या हासिल करना है, क्या लेके आना है? नैब का कोई कसूर नहीं है। नैब एक रेफरेंस फाइल कर देती है अदालत में, उन्होंने पूरी एविडेंस हाथ लगा के दे दी है अदालत के अंदर। अब नैब का कोई काम नहीं उसके अंदर, सिवाय इसके कि उसका प्रोसिक्यूटर जाके कोर्ट को असिस्ट करेगा। आपने तो सारी चीजें ही खत्म कर दी हैं। आपने कहा जी अगर कोई गुड फेथ में फैसला करता है तो वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो है उसको हटा दो, जब तक ये साबित ना करो। दुनिया हमारे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की शिकों को अडॉप्ट कर रही है। आज यूके ने इतने सालों के बाद लिविंग बियॉन्ड मीन्स को अडॉप्ट किया है नैब के कानून से, बहुत सारे मुल्कों ने अडॉप्ट किया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन कभी भी इसको काला कानून नहीं कहा उन्होंने, जबकि नैब का उनके साथ डायरेक्ट 1-to-1 एक्शन है। कभी उन्होंने यूएन कैक वालों ने इसको काला कानून नहीं कहा। ये हमारे ही करप्ट लोग इसको काला कानून कहते हैं। ये है काला कानून किसके लिए? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। मैंने 15 साल गुजारे हैं नैब के अंदर, हमने नहीं कभी देखा कि किसी अगर एक आध कोई केस ऐसा हो जाता है जिसके अंदर नैब वीक एविडेंस के साथ चली जाती है। मैं समझता हूं, मैं आज तक मैं सर ये सबसे बड़ी शिकायत आती है कि नैब जब भी रेफरेंस फाइल करते हैं, नैब के तफ्तीशी अफसरान वो वीक एविडेंस के साथ जाते हैं, तभी कोई चीज साबित नहीं कर सकते। तफ्तीशी टीमें जो आपकी हैं वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। बात बड़ी सीधी है। आप
देख रहे हैं एक परसेंटेज ऑफ केसेस को जो कि पॉलिटिशियंस के ऊपर बनते हैं। नैब खाली अगर आप उस परसेंटेज को देखें तो वो 0.02% होगी। बाकी सारे केसेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर बनते हैं। मेन करप्शन का जो गढ़ होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। चेक साइनिंग अथॉरिटी किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं होती, किसी मिनिस्टर के पास नहीं होती। वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चेक साइन करता है, ये याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। और नैब ने कितने सरकारी मुलाजमीन को सर आज तक सजाएं हुई, उनसे रिकवरी हुई? किससे रिकवर किए? आप पिछले 20 साल की रिपोर्ट पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने सरकारी मुलाजमीन जो हैं ओहदों से हटा दिए गए और कितने मुलाजमीनों को जेलें हुई। ये नैब वाहिद अदारा है जिसने अपने भी लोगों का एहतसाब किया है। कभी किसी आपने नहीं सुना होगा, बस सस्पेंड हुए और उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता। नैब के लोगों ने जेलें काटी हैं। जिन लोगों ने किसी किस्म की भी करप्शन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है उनके खिलाफ केसेस बने हैं अदालतों के अंदर और उनको लेके जाया गया है। तो ऐसा नहीं है, नैब ने काम किया है। वही लोग चीखते हैं जिनके खिलाफ नैब केस बनाती है। जो करप्ट हैं वही चीखेंगे और कोई नहीं चीखेगा। फवाद हसन फवाद के हवाले से बड़ा चर्चा था, फवाद हसन फवाद साहब के हवाले से बड़ा चर्चा था कि बड़ी करप्शन की इन्होंने, बड़े मामलात थे, सब कुछ इनकी मर्जी से होता था। अभी तक तो कोई चीज सामने नहीं आई सर जी। तो मेरी बात आप समझ नहीं रहे। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने केस चलाना है, तो मैंने आपको यही बताया कि सालों चल रहा है इस वजह से कि बारी नहीं आती। एक एक कोर्ट के पास 50 से ज्यादा केसेस हैं। तो जब 50 केसेस वो डेली सुनने की भी कोशिश करे तो एक केस की बारी 2 महीने 3 महीने बाद आती है और 1 या 2 विटनेस से मुश्किल से होती है, तो केस अगले 3 महीने के लिए एडजर्न हो जाता है। तो आप कहते हैं कि जी अगले 30 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए, तो कैसे आएगा? अगर गवर्नमेंट कोर्टों की तादाद नहीं बढ़ाएगी, अगर उनकी इस्तादाद को नहीं बढ़ाएगी, तो फैसले जल्दी और इमीडिएटली कैसे आएंगे? लोग फिर जमानतें होती हैं उनकी, क्योंकि हाई कोर्ट देखते हैं कि जी साल हो गया केस चल रहा है, तो वो जमानत दे देते हैं। और ये है असूल है, क्योंकि नैब के कानून के अंदर 30 दिन के अंदर लिखा गया हुआ है कि 30 दिन के अंदर फैसला दिया जाए। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जब असफंदियार वाली केस देखा था तो उन्होंने इसलिए इसकी जमानत वाली बेल वाले को आउट कर दिया था कि बिल्कुल ठीक है, 30 दिन के अंदर तो फैसला हो जाना है, तो लिहाजा अगर नहीं भी बेल होती तो खैर है। अब अगर हम लोग देखें इस मुसवदे को एक दफ़ा फिर उसके ऊपर बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा, आपने भी इसके ऊपर बात की कि अगर ये चीज़ें इसमें से 50% भी हो जाती हैं इस मुसवदे के मुताबिक जो इस वक्त मीडिया पे इसकी गर्दिश हो रही है, जबकि हमारे जो मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा कि ये मुसवदा दुरुस्त नहीं है, इस मुसवदे के हवाले से उन्होंने तरदीद की। तो फिर वही बात आती है कि नैब पहले ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इस मुसवदे के या इसमें से 50% चीज़ें भी सामने अगर आ जाती हैं या मंजूर हो जाती हैं तो फिर नैब का जो रोल है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि नैब का रोल किसी भी एंटी करप्शन अदारे से भी कम हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई किरदार प्ले कर सकेगी एहतसाब के हिसाब से, क्योंकि ये जो कानून इस वक्त चल रहा है इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। इसके अंदर जो एनोमलीज थी उनको दूर करने की ज़रूरत थी, ना कि आप नया मुसवदा ले आए। आपने 20 साल एक कानून चलाया तो होता यह है कि उस कानून को देखा जाता है कि इसके अंदर क्या क्या लूप होल हैं, कहाँ से बचते हैं लोग, क्या खराबियां हैं, उनको ठीक किया जाता है, ना कि पूरा मुसवदा ही आप पूरा कानून ही ओवरऑल कर दें, सारी सिक्के निकाल दें, सारे सेक्शनें जो बड़ी बेसिक चीज़ें थी वो आप इनको कट कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये एहतसाब के लिए, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और मैं समझता हूँ शहजाद अकबर साहब ने अगर ये बात की है, क्योंकि मैं नैब में था, जब वो भी नैब का हिस्सा थे, हमारे साथ काम करते थे, प्रोसिक्यूटर थे, तो उनको इल्म है इस चीज़ का। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि जी ये चेंजेस आएंगे और यही मुसवदा मन आ जाता है, फिर तो आप समझिए माइनस में चला गया एहतसाब। लेकिन 50% भी अगर आ जाता है ये, तो एहतसाब को बहुत बड़ा धचका खाली एहतसाब को नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोगों की बड़ी तवक्कात है इस हुकूमत के साथ, इस PTI के साथ बहुत ज़्यादा, कि ये एहतसाब को और स्ट्रेंथन करेंगे, वो भी जाता रहेगा।
शहजाद अकबर साहब के हवाले से आपने कहा जी कि आपने उनके साथ काम भी किया, जब आप नैब में थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो शहजाद अकबर साहब प्राइम मिनिस्टर को या ज़िम्मेदारों को या वज़ीर कानून को कोई बेहतर फ़ैसला देंगे कि वो सारी चीज़ें आपको लगता है कि इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे? ज़ाती हैसियत से मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, उनकी शख्सियत के हवाले से। मैं ज़ाती हैसियत से उनकी शख्सियत को जानते हुए मेरा ख्याल है कि वो एक मरतबा तो ज़रूर नैब की कारकर्दगी के हिसाब से और नैब के अंदर रहने की वजह से ज़रूर बताएंगे वो कि जी असल खामियां क्या हैं जिनको दूर होना चाहिए। और ये जो हम अगर ये मुसवदा, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सारों का मिलके वहाँ जो कमेटी बनी हुई है वो ला रही है, और शहजाद अकबर साहब का एक अपना ज़ाती रोल इतना ही होगा कि वो सिर्फ, क्योंकि वज़ीर कानून तो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, फरूक नसीम साहब बैठे हुए हैं, तो ये अपना इनका, मैं समझता हूँ इनको इतना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए कि नैब के अंदर रहने की वजह से जो कुछ इन्होंने देखा है, जो नैब की डिफ़िकल्टीज़ को देखा है, वो वहाँ ज़रूर बयान करें, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बताएं, कमेटी को भी बताएं कि इसके अंदर असल में क्या चीज़ ज़रूरत है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल वाला मामला है जो कि सब लोगों को नज़र आ रहा है, सब लोग इस चीज़ को, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं लोगों की, क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, सब सिविल में फिरता हूँ, सब लोग यही समझ रहे हैं कि शायद अब क्योंकि सबकी बारी आ रही है, तो क्यों नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, तो इसलिए लोग डर के सारे मिल के इसको इस जगह पे लेके आना चाहते हैं कि जिसको हम इस अपनी ज़ुबान में कहें कि नैब को लगामे डाल दो ताकि किसी के हाथ में रहें। तो यही एक उस वक्त जिस वक्त नैब को बनाया गया था, यही था कि किसी गवर्नमेंट के अदारे के अंडर ना हो, क्योंकि एंटी करप्शन भी किसी गवर्नमेंट के अदारे के अंदर होता है, FIA भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर होती है, IB भी काम करती है किसी के अंडर, ISI भी किसी का काम करती है अंडर। तो नैब को ये सिवाय फाइनेंशियल के बाकी इंडिपेंडेंस दी गई थी, और असूलन ये होना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ का, क्योंकि नैरेटिव ही एहतसाब था, तो इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाती नैब को। अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती तो ये टोटली इंडिपेंडेंट हो जाती, फिर किसी को किसी चेयरमैन की तरफ इशारा करने की ज़रूरत बाकी ना रह जाती, कंट्रोवर्सीज ख़त्म हो जाती और नैब इंडिपेंडेंटली काम कर सकता। शहजाद अनवर भट्टी साहब, नैब की अगर हम बात करें, नैब के अफसरान के ऊपर दौरान तफ्तीश जो है वो कितना को प्रेशर होता है, कितना को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नज़र आता है? कोई ऐसी चीज़ होती है कि अफसरान को डराया जाए, धमकाया जाए, या उनको कोई मर्जी के फैसलों के हवाले से बातचीत की जाए? पहली बात तो यह है कि नैब अफसरान जो हैं वो अप्रोच नहीं होते। ये एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कोई सिंगल अफसर जो है वो इसके अंदर काम ही नहीं करता। ये आज नहीं, शुरू से CIT का कंसेप्ट नैब के अंदर शुरू से है कि एक सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक लीगल एक्सपर्ट और एक अगर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो इनको डबटेल किया जाता है। ये इकट्ठे मिलके बैठते हैं, इकट्ठे इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो लिहाजा किसी एक शख्स को अप्रोच नहीं किया जा सकता। प्रेशर काम का, प्रेशर टाइम का, प्रेशर केस का, डेफिनेटली एक काम करना है, परफॉर्म करना है, लेकिन इंटरनल मैकेनिज्म इस तरह के बनाए गए हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना आ सके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक। ये फिल्टर होता है, DG चेयरमैन ये अपने ऊपर लेते हैं और आगे नहीं आने देते। शहजाद अनवर भट्टी साहब, साबिक DG नैब वज़ीर अली हसन जी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद भी बातचीत करेंगे। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम में खुश आमदीद। हम लोग बात कर रहे थे कि नैब मुसवदे में तब्दीली की बातें एक दफ़ा जो हैं फिर से
चल रही हैं और 18वीं तरमीम में तरमीम एक दफ़ा फिर जो है वो ज़ेर बहस है। तब्दीली सरकार में फिर से तब्दीलियाँ हैं। पौने 2 साल तकरीबन होने को हैं इस हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत के अंदर हमने अगर हम लोग सिर्फ वजारत इत्तलात की बात करें, सबसे पहले वफाकी वज़ीर थे फवाद चौधरी साहब। उसके बाद हमने देखा कि जो फिरदौस आशिक अवान हैं उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई, मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात की, उन्होंने भी थोड़ा अर्सा गुजारा, और अब वफाकी वज़ीर इत्तलात बना दिया गया शिबली फराज को, और उनके साथ मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात जो हैं वो आसिम सलीम बाजवा हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उनके पास एक वसी तजर्बा है मीडिया को बतौर DGI-SPR उन्होंने बड़ी एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अब वो कैसे मैनेज करेंगे? परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि जब आपके पास प्रोडक्ट ना हो, प्रोडक्ट अच्छी ना हो, तो तब आप उसको कैसे जो है वो शोकेस कर सकते हैं? जब आपके पास कुछ बेचने को है ही नहीं है तो कब कैसे आप उसकी तशहीर कर सकते हैं? तो अब हम लोग अगर देखें सिर्फ वजारत इत्तलात को कि इसके अंदर पिछले पौने 2 साल के अंदर 3 से 4 अहम तब्दीलियाँ हो गई। ये तब्दीलियाँ कितनी मौसर साबित होंगी हमारी हुकूमत के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, इन मौजूदा हालात को देखते हुए कि वजारत इत्तलात का जो किरदार है वो कैसे निभाया जाएगा। आसिम सलीम बाजवा का मैंने जिक्र किया, शिबली फराज साहब का एक वो उनका अगर हम लोग उनकी सियासी कदकाठ की बात करें या उनके बाकी जो उनके लोगों के साथ राब्ते उनकी बात करें, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लोग उनसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन उनके साथ साथ आसिम सलीम बाजवा का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि DGI-SPR उन्होंने बतौर DGI-SPR उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। तो अब प्राइम मिनिस्टर भी उसी तजर्बे को देखते हुए उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें उनके हक़ में बेहतर होंगी। हम लोग अगर बात करें पिछले कुछ अरसे की, 5-6 महीने या साल की, तो उसके अंदर ये बात भी सुनने में आई कि मीडिया का जो किरदार रहा मौजूदा हुकूमत के हवाले से बहुत नेगेटिव रहा, या मीडिया ने बहुत एक साइड पर रह के हुकूमत की जो है वो क्लास ली, हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें की, हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स हुए, हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें चली। लेकिन मीडिया का जो किरदार है ये हमने माजी में भी देखा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तब भी ऐसे ही था, और अब इस मौजूदा हुकूमत को अभी इतने सख्त हालात का सामना करना ही नहीं पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वजारत इत्तलात जो है वो बहुत भारी साबित हो रही है कि इसके अंदर बार बार जो तब्दीलियाँ हैं इससे यही इशारा मिलता है कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो बाकी जो कैबिनेट के लोग हैं वो इसकी माजी के जो लोग लगाए गए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उनसे खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि इन्होंने ठीक तरीके से हुकूमती जो तशहीर है वो नहीं कर सके, या अगर की भी तो उसमें कई खामियां नज़र आई। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में कैसे इन सब चीज़ों के हवाले से बेहतरी होती है और कैसे हुकूमत जो है तमाम तर जो मीडिया रिलेशंस हैं उनमें बेहतरी लेके आती है, या मीडिया के साथ जो मामलात हैं उनको अच्छे से आगे बढ़ाती है। ये भी इंतहाई अहम टास्क है आसिम सलीम बाजवा के पास भी और शिबली फराज साहब के पास भी। उसके साथ साथ हमने बात की 18 अमेंडमेंट की, और उसके अंदर भी अब ये ख़बरें जो आ रही हैं कि शायद फिर कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं, और ये इशारा दिया वफाकी वज़ीर तवानाई असद उमर साहब ने। और उसके बाद से जो अपोजिशन है, जो हमारे बाकी सूबे हैं, उनमें एक तशवीश है कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना के जो वार हैं वो हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है इतने अहम फैसले लेने जा रही है। ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, ये मौजूदा जो हालात हैं, जो मुल्की हालात है, पूरी दुनिया के साथ है, कोरोना के जो मामलात हैं उसमें इंतहाई अहम फैसले इस वक्त पर ये क्या मुनासिब वक्त है, क्या इसमें ऐसी बातें करनी चाहिए, क्या ऐसे फ़ैसले होने चाहिए, जबकि पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातगश्त है कि कैसे किया जाए, कैसे मुमकिन बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हमने कोशिश की कि अपोजिशन से भी हम लोगों को लें साथ, उनसे बात कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निगहत और गज़ई साहबा ने हमसे बात की थी कि वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आएंगी, लेकिन शायद वो कहीं मसरूफ़ होगी और उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस सवाल से बातचीत करते रहेंगे। फ़िल वक्त पब्लिक फ़ोरम से इतना ही, और अपने मेज़बान कैसर तनोली को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और मज़ीद चीज़ें भी आपके सामने लेके आएंगे।